जोहार झारखंड न्यूज दिव्यांग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपका जावेद। तो सीधे आपको लेके आए हैं डीआरडी फाउंडेशन के ऑफिस, जहां पर एस.ए. राही साहब मौजूद हैं, जो कि डीआरडी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और साथ ही साथ दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए राही साहब से बात करते हैं और कुछ सवालों का लेंगे इनसे जवाब। राही साहब, सबसे पहले आपको न्यूज दिव्यांग के तरफ से जोहार। जोहार। तो राही साहब, सबसे पहला ये सवाल है कि दिव्यांगों के लिए जो आपने दिन रात इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया, तो सर इतना जद्दोजहद करने के बाद आखिर अभी तक आपको क्या सफलता मिली है? जी, बहुत बढ़िया सवाल है। संघर्ष करना तो हमारी जिंदगी बन गई है। आपने जो मुद्दा उठाया है कि दिव्यांगजनों के लिए जो आज से संघर्ष हुई है और इस पर क्या सफलता मिली, देखिए संघर्ष के आगे ही सफलता है। दिव्यांगजनों का मसला ऐसा है कि निःशक्त होने के साथ साथ आज के वक्त में असहाय और जहाँ कोरोना महामारी से लोग दुनिया जूझ रही है, वहाँ पे दिव्यांगों को आज डबल नुकसान हुआ है। यूँ कहिए कि दूसरा नुकसान झेलना पड़ा है दिव्यांगजनों को। संघर्ष का नतीजा ये हुआ है कि सरकार के जहन में, दिमाग में, उनकी नीतियों में दिव्यांग का शब्द जोड़ा जा रहा है और ये संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ। पूर्ण रूप से अगर संघर्ष कहेंगे तो नहीं, क्योंकि अभी जिस प्रदेश में हम रहते हैं उसको झारखंड कहते हैं और झारखंड में अभी भी एक नई सरकार आई है, हेमंत सरकार। इससे पूर्व की जो सरकार भाजपा की थी, ये सिर्फ दिव्यांगों के साथ छलावा की। बहुत सारे मांग बार बार लिखित में दिए गए, मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये संघर्ष उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक झारखंड जैसी जमीन पर दिव्यांगजनों को नौकरी, स्वरोजगार, उनका न्याय, हक और आरक्षण और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा पिछली सरकारों 2016 में जो बनाया गया था, वो जब तक जमीनी स्तर पर नहीं उतरेगा हम संघर्षशील होंगे और संघर्ष करते रहेंगे। हमें ये मौजूदा सरकार, वर्तमान की जो सरकार है हेमंत सरकार से काफी उम्मीदें हैं। ये सरकार दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील दिख रही है, लेकिन आपके माध्यम से हेमंत सरकार को मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि दिव्यांगों की समस्या बहुत बड़ी है। अब जितनी पॉपुलेशन, आबादी झारखंड में लगभग 17 से 18 लाख 21 तरह के दिव्यांगजन इस धरती पर बसते हैं, मगर अभी तक इनके पास एक अपना कोई विभाग नहीं है, कोई न्यायालय नहीं है, ऐसी कोई बोर्ड नहीं है जहां से दिव्यांगजनों की समस्याओं को कंट्रोल किया जाए, उनके लिए हक और अधिकार के लिए वहां पे कोई दिव्यांग के साथ कोई परेशानी गुजरे तो इनके पास कोई ऐसा विभाग नहीं जहां पे हम शिकायत कर सके। दिव्यांगजनों के पास नहीं है। इसके पिछली सरकारों से भी और इस सरकार से भी हमने लिखित रूप से झारखंड राज्य दिव्यांग आयोग गठन करने की मांग की है, जो कि हमें उम्मीद है कि हेमंत सरकार कम से कम दिव्यांगों के प्रति इतना संवेदनशील है कि दिव्यांगों को ये जहां देखते हैं, आंसू बहाते हैं, तो दिव्यांग आयोग बनाने में कहीं पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए इस सरकार से हमें उम्मीद है, और अगर ये रघुवर सरकार के जैसे आंख बिचौलिया या छलावा करने की कोशिश करेंगे तो दिव्यांगजन 17-18 लाख की आबादी में बसते हैं। तो ये सरकार अगर 17-18 लाख को मायूस करना चाहेगी तो फिर करे, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है। हेमंत सरकार, खुद हेमंत सोरेन एक युवा नेता हैं और इस प्रदेश के मुखिया हैं, तो मुखिया जब युवा हो चुका है तो इनके अंदर एक सोच है, एक जज्बा है और ये ईमानदार है, क्योंकि इनकी ईमानदारी अभी आप पिछले 2 दिन पहले देखे होंगे कि राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, इन्होंने निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को कराया और अपने आप को कलंकित, झारखंड को कलंकित होने से बचा लिया कि यहाँ पे हेमंत सरकार बिकाऊ नहीं है। इसलिए 2 सीटें आई, एक विपक्ष की आई, एक पक्ष की आई। ये इन्होंने बहुत बड़ा परिचय दिया है, झारखंड को अपमान होने से बचा लिया है। जी सर, बहुत सही बात, आपकी जवाब बहुत सही है। तो सर एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे कि जैसे केंद्र सरकार के द्वारा जो झारखंड के कोयला खदानों की नीलामी की बात आई थी, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा हामी भरी गई थी, खास करके हेमंत जी के द्वारा, लेकिन अब हेमंत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा, इसमें आखिर क्या मतलब कहेंगे आप?
नहीं नहीं, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है हेमंत सरकार ने, बहुत अच्छा कदम। क्योंकि जहां तक हमें पता है कि केंद्र सरकार ने कोयला खदानों की नीलामी की जो बात कही थी उसमें सहमति हेमंत सोरेन ने खुद जताई थी, हेमंत सरकार ने जताई थी और कुछ समय भी मांगा था। फिर ये मामला जब सामने आया, अभी जो सुप्रीम कोर्ट गया है ये मामला, ये सिर्फ इसलिए, और हम सलाह भी देना चाहेंगे ये कदम पर सराहनीय है और हम झारखंड वासियों की तरफ से, और ये मेरा व्यक्तिगत एक विचार है, जो हेमंत सरकार को टेलीविजन सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाए तो अच्छी बात है कि अच्छा कदम उठाया आपने। और केंद्र सरकार को इस मामले में, जहां नीलामी का मामला है कोयला खदानों का, केंद्र सरकार एक मीडिएटर के तौर पर काम करे और उनका जो भी हक और रॉयल्टी या जो भी कमीशन कर लीजिए, जो भी चाहिए वो एक तय करके झारखंड सरकार केंद्र सरकार को दे, और जो भी कंपनियां इस कोयला खदानों को खरीदेंगी या उस पर काम करेंगी, इसका सारा कंट्रोल झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन और उसकी सरकार रखे, ताकि यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना फायदा हो सके कि आज जो पूरी दुनिया में महामारी की वजह से चोट खा गए लोग, आज रोजगार सबके हाथों से छीन गया, अगर ये काम हो जाता है, ये कदम अगर ये सफलतापूर्वक रख लेते हैं और अपने हाथ में इसका कंट्रोल रख लेती है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की सरकार, हेमंत सरकार, तो यहाँ हम सारे आदिवासी मूलवासियों के लिए बहुत ही अच्छा और एक अच्छी पहल हो जाएगी इनकी तरफ से, ताकि यहाँ के जो भी बेरोजगार युवा हैं और जिनकी जमीनी, जिसे हम रेती प्लॉट कहते हैं, उन सारे लोगों को रोजगार मिलने का, नौकरी मिलने की एक साधन हो जाएगी। ये बहुत अच्छा कदम है और हेमंत सरकार ने ये कदम उठाया, हम सब इनके साथ खड़े हैं, इनका हर निर्णय हमारे साथ होगा। सर, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए एक छोटा सा सवाल और लेंगे, जो कि सवाल छोटा है लेकिन है बहुत गंभीरता पूरा और बहुत बड़ी सवाल। ऐसा जैसा कि सबों को मालूम है, आप हम भी जानते हैं कि चाइना के द्वारा जो हमारे भारत के 20 जवानों को नापाक हरकत करते हुए चाइना ने शहीद कर दिया, तो इस घटना को आप किस नज़र से देखते हैं और केंद्र सरकार से मतलब क्या आप अपेक्षा रखते हैं, मतलब क्या स्टेप उनको लेना चाहिए था? जबकि जैसे पहले भी घटनाएं हुई थी पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान में, तो सरकार सर्जिकल स्ट्राइक टाइप बहुत से ऐसे ठोस कदम उठाई थी, लेकिन इस समय सरकार चुप है। आखिर क्या कहेंगे इसके बारे में? जी जी, ये तो वर्ल्ड लेवल का सवाल आपने किया, ये बहुत ही गंभीर विषय चल रहा है आज। सबसे पहले तो ये जो हरकत चाइना द्वारा हुई है, इसका निंदनीय हम लोग आज, जब से ये मामला सामने आया, पिछले 1 महीने से ये मामला चला, तब से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे लोगों के माध्यम से, और जो भी देशभक्त हैं, सबों ने इस बात को उठाई है शुरू से कि चाइना एक धोखेबाज मुल्क है, उससे धोखा खाना भारत को पहले ही सबक ले लेना चाहिए। लेकिन अगर अब चाइना के साथ कोई हमदर्दी बरती गई, ये बुरा होगा, मगर सरकार ने इस ओर जरा बराबर भी ध्यान नहीं दिया। अगर इसे संज्ञान में लेते हुए जो लोगों ने सलाह दी थी, आम लोगों ने, भारतवासियों ने सरकार को बार बार ट्वीट करके, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के जरिए बताता कि चाइना की नापाक हरकतों का मंशा नजर आ रहा है, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, मगर सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चाइना मुजरिम है, कातिल है, मगर समझना जरूरी यह है कि इन 20 नौजवानों का असली कातिल कौन है? असली कातिल कोई और नहीं, केंद्र पर बैठी सरकार है। चूंकि उन नौजवानों को न किसी तरीके का परमिशन दिए, न हथियार दिए, वो मारते गए, ये शहीद होते गए, मगर सरकार जरा बराबर भी, गृह मंत्रालय इस पर एक्शन नहीं लिया। ये 56 इंच की बात करते हैं, आज ट्रोल हो रहे हैं वो खुद, पूरे भारत ने आज थू थू कर दिया मोदी सरकार के ऊपर कि हमारे 20 नौजवान इसलिए आर्मी में नहीं जाते हैं कि कोई भी देश जिसकी जरा बराबर औकात नहीं, वो भी हमें आंख दिखा रहा है। जापान देख लीजिए आप, सॉरी नेपाल देख लीजिए आप, आज नेपाल की क्या औकात है हमारे सामने, मगर वो आंख दिखा के बात कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट को गाली दे रहा है, हमारे नौजवान को गाली दे रहा है। ये किसकी लापरवाही, किसकी कमजोरी है? तो ये सारा दोस्त केंद्र पर बैठे हुए शासनकर्ता, मोदी सरकार, अमित शाह, राजनाथ सिंह,
ऐसे लोग हैं। आर्मी में बच्चे इसलिए हम नहीं भेजते हैं तो उन्हें बॉर्डर पर निहत्थे भेज दो और वो शहीद होकर के आ जाए, उनके लिए आपके पास समय नहीं है, उनके असलाह भेजने के लिए आपके पास समय नहीं है। झूला झूलने के लिए उसी चाइना के साथ आपके पास बहुत समय होता है। पूरी मीडिया उसकी तरफ रुझान लगाती है। आज मीडिया कहां चली गई? आज सर्जिकल स्ट्राइक की बातें क्यों नहीं उठ रही हैं? आज एयर स्ट्राइक करने वाली बातें क्यों नहीं उठ रही हैं? तो आप लोगों ने हिंदू और मुसलमान की राजनीति के लिए सब पाल के रखा है। मीडिया को इसलिए पाला है कि अगर कोई मामला पाकिस्तान से हो तो ऐसा इसको गरमा दो, मामले को माहौल ऐसा बना दो कि यहां के सच्चे देशभक्त मुसलमानों को ट्रोल किया जाए पाकिस्तान के नाम पर, उन्हें चिढ़ाया जाए, ऐसा माहौल बना के रखा आपने। आज चाइना के साथ आप क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? आज पूरा बम बारूद कर देते आप। सरकार 56 इंच की बात करती है, आज लोग थू थू इसलिए नहीं कर रहे हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी डींगे हांकी हैं कि मोदी का सीना 56 इंच का है। कल कांग्रेस की सरकार जब इसी चाइना से धोखा खाई तो आपने कहा कि कांग्रेस सरकार को चाइना को आंख लाल करके बताना चाहिए। आपकी आंखों में क्या है, पानी है या नहीं है? क्या आपकी आंखें लाल नहीं हो सकती हैं? आप लाल कीजिए, 20 के बदले 100 मार के बताइए, 40 मार के बताइए। इतना तो बताइए हमें कि आज इतने दिनों में हादसा क्या आज हफ्ता भर होने चले, आपका रवैया क्या रहा चाइना के साथ? आप मीटिंग कर रहे हैं, समझौता और क्या कहते हैं शांति का प्रतीक बन करके दुनिया को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान नहीं चाहता किसी के साथ लड़ाई करने के लिए। तो सिर्फ ये चाइना के साथ लागू है तो और मुल्कों के साथ भी लागू है। तब तो आकर के नेपाल भी आपके साथ कुछ कर देगा, आप शांति का मुहूर्त बन के बैठे रहिए। हमारी बदनसीबी इतनी हो गई कि हो सकता है कल बांग्लादेश आकर के हमें आंखें दिखाए, हमें गालियां दे। भारत कितनी औकात रह गई है? हमारे नौजवान कमजोर हैं। मोदी सरकार आप सुन लीजिए, हमारे नौजवानों का हाथ छोड़ के देखिए, फिर हमारे नौजवान बताएंगे कि वो इस भारत धरती के लिए सिर्फ अपनी जान नहीं गंवा सकते बल्कि जान ले भी सकते हैं। आपने छोड़ा नहीं, उन्हें मजबूर कर दिया, कमजोर कर दिया और अभी तक आप एक्शन पर नहीं आए हैं। अभी तक आपका मशवरा विचार चल रहा है। कौन सी एग्रीमेंट करके बैठे हैं आप कि अगर चाइना मारता जाए? आज तक वो अड़ा हुआ है अपनी बात पर कि हमने जमीन नहीं हड़पी है और आप कह रहे हैं कि वो जमीन नहीं हड़पा है। तो दोस्ती निभाने के लिए है हमारे आर्मी, आपकी दोस्ती के चक्कर में अपनी जान गंवाने के लिए है नहीं। मीडिया वाले आप लोग हैं, सच्चे न्यूज को दिखाइए, नौजवान और सेना का साथ दीजिए। यह सरकार है, आती जाती रहेगी। अगले बार नहीं आ रही है भाजपा सरकार, ये चली जाएगी, लेकिन मेरा भारत कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। पूरी दुनिया का ये विश्व गुरु बनेगा और है भी विश्व गुरु आज भी। हमारे नौजवान सेना के पास इतना दम है कि अगर उनके हाथ में कमान दे दिया जाए तो भारत को मारने की तो छोड़िए, कोई ऊंची आवाज से बात नहीं कर सकता भारत की। ये हिंदुस्तान की जमीन है। गद्दार वतन ने इसको बेचने की कोशिश की है, क्योंकि भारत की जो सेना है वो तिरंगे के नीचे शपथ लेते हैं जान देने और लेने की, नागपुर के झंडे के नीचे नहीं लेते हैं। ये नागपुर के झंडे में जिन्होंने शपथ लिया है वो देश को सर नीचा करके बताएंगे, इसका सर झुकाने का काम करेंगे, लेकिन जो तिरंगे के नीचे कसम खाया वो कभी इसका शीश ना झुकने दिया था ना झुकने देगा। हमारे नौजवानों को आप बलि का बकरा बना के रख दिए हैं। अभी तक आपका एयर स्ट्राइक क्यों नहीं हुआ? जब उसे हक है मारने का तो आपका हक कहां गया? पूरा देश चाहता है कि आप उसके साथ बदला लें, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? सर पूरे देश की आप बात करें, भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष की जितनी भोली भाली जनता है ये एक गुस्से में आके जितना भी चाइना का प्रोडक्ट, यहाँ तक कि घर के खिलौनों को जो बच्चों को दी गई थी, जो मेड इन चाइना वगैरह खिलौना या टीवी या मोबाइल, सारे तोड़ने के वीडियो वायरल सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि जनता चाइना का जितना भी प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार शुरू कर दिया। तो ये इस सिचुएशन में लोग अगर सामानों को तोड़ रहे हैं
तो ये क्या चाइना का बदला ले रहे हैं या फिर क्या है सर, मतलब क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? लोगों को ऐसा करना सही था या फिर नहीं? हमने एक निकम्मी सरकार पाल रखी है और हम संविधान के पालन करता है, इसलिए अपने गम और गुस्से का इजहार उसके खरीदे हुए प्रोडक्ट्स, उस माल को, आइटम को तोड़ के कर रहे हैं। तो सर इसमें तो अपना नुकसान होगा ना, भोली वाली जनता का तो अपना पॉकेट में हमला है, सीधा सीधी बात। आपका सवाल सही है, नुकसान हो तो हो, उस 20 जान से ज्यादा कीमती ये सामान नहीं है। ये बताना हमारी सरकार को ज्यादा है चाइना से ज्यादा, कि जनता पसंद नहीं कर रही है चाइना को और ना ही उससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की जरूरत है हमें। सरकार जो एग्रीमेंट और टेंडर निकाली हुई है, चाहे वो ट्रेन का टेंडर हो या जो भी उससे मुआहदा, जो भी एग्रीमेंट हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, वो सारे टेंडर्स को रद्द कीजिए। उसके कोई भी आइटम को भारत की जमीन पे आने मत दीजिए। और सबसे पहली बात, इन गोदी मीडिया को समझा कर रखिए कि जहां चाइना के खिलाफ ये न्यूज बता रहे हैं, वहीं वीवो और ओप्पो का एड भी चला रहे हैं। तो ये देशभक्ति नहीं निभा रहे हैं। देशभक्त तो आज एक खिलौनों को तोड़ करके बता रहा है कि मैं देशभक्त हूं, कि चाइना ने मेरे 20 नौजवान को मारा है, मेरे घर में जो भी चाइनीज माल है, जो भी चाइनीज आइटम उसे हम तोड़ दे रहे हैं। जरा सा एक भी न्यूज नेटवर्क जो चला रहे हैं वो जरा अपना एड हटा के बताकर देशभक्ति साबित करें। और सरकार को सिर्फ जनता की बात नहीं सुननी है, सरकार को ये निर्णय लेना होगा कि चाइना के साथ आने वाले दिनों में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ना किसी से मूर्ति बनवाएंगे गुजरात में, ना ही ट्रेन बनवाएंगे, और ना ही उससे कोई एसेसरीज खरीदेंगे, ना ही कोई पीपी किट खरीदेंगे। आप लोग चाइना से दोस्ती करते हो, एग्रीमेंट करते हो, घोटाला करते हो, और उस घोटाले का खामियाजा हमारा नौजवान सेना भरता है। तो ऐसा देश हमें नहीं चाहिए, और ऐसे देश चलाने वाले भी नहीं चाहिए। बहुत हो गया मोदी सरकार से। सर ऐसा क्यों है कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जैसे केंद्र सरकार है, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सारे मतलब अपने बच्चों को कुछ इंजीनियर या डॉक्टर या कुछ भी बनाना चाहते हैं, बट सेना में आज तक मैंने नहीं सुना कि सेना में किसी पॉलिटिशियन का बंदा जवान बना हुआ है बॉर्डर में लड़ने के लिए मौजूद है। आखिर क्यों ऐसा करते हैं लोग? नहीं, अगर इस सारे पॉलिटिशियन पर ये लागू नहीं होता है। कुछ नेता को मैं खुद जानता हूँ, हालांकि वो किसी पद पे नहीं है, वो बहुत संघर्षशील हैं, जिनके एक नहीं दो बेटे आज बॉर्डर में हैं। हम जानते हैं, ऐसे हैं, राजस्थान के भी कुछ ऐसे हैं। इस सब पर लागू नहीं होता, लेकिन ज्यादातर नेता तो आज गली मोहल्लों में हो गया। जो ज्यादातर कैबिनेट में बैठे हुए हैं, मिनिस्टर बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए, उनका कोई बेटा, क्योंकि उनका जितना घोटाला होता है, उन सारे पैसे को बेटे के नाम पर विदेशों में खर्चा किया जाता है। अगर देशभक्त वो सच्चे होते तो सबसे पहली बात, बड़ी बड़ी लग्जरी कार में और पेंशनधारी नहीं होते। उनको सबसे पहले मजदूर दिखता, वो गरीब का घर दिखता कि हम लग्जरी गाड़ी में हैं, जिनके बोर्ड पर हम पले हैं, यहां तक पहुंचे हैं, पहले उनका आशियाना बनाए। आज लोग, इस दुर्भाग्य हमारे देश के लोगों की हमारी सबसे बड़ी, कि हम जिसे निर्वाचित करके लोकसभा या विधानसभा भेजते हैं, वो हमारे सामने हमारी गरीबी का मजाक उड़ा करके हमारी गलियों से गुजरते हैं और हम तालियां बजाने के लिए मजबूर होते हैं। वजह क्या है कि वो भ्रष्ट हो चुके हैं। जिस दिन इस देश में गरीब की कोख से निकल करके इस देश का सच्चा सपूत उठ करके खड़ा होगा, उस दिन इस देश की तकदीर बदल जाएगी। और ये नेता जो आज भ्रष्ट हैं, जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि हम नेता हैं और सुभाष चंद्र बोस का खून अंदर में खोलेगा, तब इस देश की गरीब जनता दिखाई देगी। तो वो कहां सेना भेजेंगे? सेना भेजने के लिए गरीब होना जरूरी है, क्योंकि गरीब जितना भी आज सेना में भर्ती है ना, वो किसान के ज्यादातर बच्चे हैं। वो जमीन की मोहब्बत से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। वो अनाज बोते हैं तो अनाज खाते हैं। ये नेता कहाँ है जो
चंद जुमले बोल करके, झूठ बोल करके, लोगों को आपस में लड़ा करके, जाति शब्द बातों को बोल करके दो भाइयों को जातवाद में फंसा करके नेता बनते हैं, उनसे आप देशभक्त और बॉर्डर में शहीद होने वाला बच्चा चाहते हैं, उनसे ये मुमकिन नहीं है। हाँ, किसी किसान से पूछिए तो दर्द बताएगा कि जमीन को जब हम हल चलाते हैं तो जमीन को दर्द क्या होती है और हमारा कितना पसीना निकलता है। एसी गाड़ी में चलने वाला कभी देशभक्त नहीं हो सकता। देशभक्ति के लिए किसान होना जरूरी है, और जिस दिन किसान के बच्चे मिनिस्टर बने, मंत्री बने, उस दिन मैं बोलता हूं, मैं रहूं ना रहूं, ये बात याद रखिएगा जावेद साहब, कि उस दिन इस देश का रूप और रेखा अलग होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय न्यूज दिव्यांग को दिया और अपने कीमती बातों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। तो हम एक बार चाहेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, तो एक बार कैमरे की तरफ फेस करके आप हमारे दर्शकों को मेरी रिक्वेस्ट पर कम से कम धन्यवाद जरूर दें। जी जी, आप सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि न्यूज़ दिव्यांग आज के वक्त में एक ऐसा चैनल उभरता हुआ है जो सच्चाई की राह पर चल चुका है, और ये दलाल मीडिया नहीं है। इसलिए और चैनल के साथ साथ हाँ, जावेद साहब और इनकी टीम की इस चैनल को आप जरूर देखें, चूँकि ये देश प्रेमी लोग हैं और देश प्रेमी ही सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन देश से आपको प्रेम हो जाएगा, उस दिन देश के लिए आप जीने और मरने लगेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।